नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ सी कक्षा में आपका स्वागत है। हम 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज कर रहे हैं, जिसके कुछ 13 प्रश्न मैं आपको पहले ही हल करा चुका हूं और अब आज कुछ आगे के प्रश्न देखते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों पर। ये प्रश्न मैंने आपके लिए लिया है 5.1 प्रश्नावली का लिया है और चौथा प्रश्न आप जैसे देख रहे हैं 5.1 का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और ऐसे कुछ और भी प्रश्न बनते हैं जिनको इसकी सहायता से हल कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखते हैं कि हमें दिया है कि तीसरे और नौवें पद क्रमशः ये है। तो आप क्या करें, पहले इन पदों को लिख लें कि तीसरा पद आपके पास क्या है। तो आप तीसरे पद को कैसे लिखते हैं, A3। तो A3 क्या आपके पास, A3 आपके पास 4 और A3 को हम लिखते हैं A + 2D, यानी जितना पद होता है उसमें एक D कम होती है। तो ये आपका 4 हो गया, तो ये आपकी होगी पहली समीकरण। ठीक है। और दूसरा आपको पद दिया है कि नौवां पद आपके पास क्या है। तो नौवें पद को हम लिखेंगे A9। तो A9 आपके पास है -8। तो हम इसको लिख सकते हैं A + 8D और बराबर हो गया -8। तो इस प्रकार आप देखें कि ये हो गया आपकी दूसरी समीकरण। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों आप हमेशा क्या करें, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण घटाएं। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, 2 में से एक को घटाने पर घटा। तो आप इसमें से, तो आप इसको घटाने का ये तरीका रखें कि ऊपर आप दूसरी समीकरण लिखें, जो समीकरण नंबर 2 है। तो A + 8D बराबर हो गया आपके पास -8 और जो पहली समीकरण है वो आपके पास है A + 2D बराबर 4। अब घटा रहे हैं आप, तो घटाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो है घटाने के लिए आप माइनस, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये सारे प्लस थे। तो अब आप इसको सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से A से A आपका कैंसिल हो जाएगा। 8D में से 2D घटाएंगे तो आपके पास 6D बचेंगे और यहाँ पर आपके पास -8 और -4 माइनस के कितने हो गए, 12। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -12/6। तो यूँ देखेंगे ये आपके पास -2 आ गया। अब आप ऐसे प्रश्नों को हमेशा हल करने के लिए ये जो D का मान आपने प्राप्त किया है, ये आप समीकरण 1 में रख दिया करें। तो आप क्या लिखेंगे कि D के स्थान पर -2 समीकरण कौन सी में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखेंगे तो एक आपके पास समीकरण जो ये है, इसमें आप D के स्थान पर क्या रख दें, -2 रख दें। तो A + 2 गुणा आपका जो D है उसके स्थान पर -2 आ गया, बराबर में आपके पास कितना है, 4। तो ये हो गया आपके पास A - 4 बराबर हो गया 4। अब 4 का पक्षांतरण करेंगे तो A बराबर हो गया 4 + 4, यानी ये आ गया आपके पास 8। तो इस प्रकार से आपने A और D आपने प्राप्त कर लिया है। अब आपको ये कहा कि कौन सा पद शून्य है। तो आप मान लीजिए nवां पद शून्य है। जब भी आपको इस प्रकार के सवाल ज्ञात करने हैं, कौन सा, तो n ज्ञात करना होता है। तो माना nवां पद क्या है, nवां पद शून्य है। तो इसको आप गणित की भाषा में ऐसे लिखेंगे, nवां पद हम an लेते हैं, an बराबर 0 और फिर आप पद का सूत्र लगा दें, A + n - 1 × D बराबर कितना होगा, 0। अब आप क्या करें, एक एक करके सूत्र में मान रख दें। तो A आपके पास कितना है, 8। तो A के स्थान पर आप क्या रख दें, 8। यहाँ सबसे पहले प्लस n आपको ज्ञात करना है। तो n - 1 और D आपके पास कितना है, -2 बराबर आपके पास कितना है, 0। ठीक है। अब इसको हल करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले ये जो पद होता है उसको आप उधर ले जाएं। तो n माइनस इसको आप ऐसे लिखें, n - 1 × D जो है -2, इसको ऐसे ही रहने दें और 8 का पक्षांतरण करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। अब ये गुणा की राशि है वो भाग में जाएगी। तो n - 1 बराबर कितना हो गया, -8 बटे में हो गया -2। तो ये आपके पास आ गया 4। इस प्रकार से n का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया, 4 + 1 बराबर 5। अर्थात 5वां पद जो है वो क्या हो गया, अर्थात
5वां पद जो है वो क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भी, इसको आप 2-3 बार देखें ध्यान से और प्रक्रिया को सीखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये प्रश्न भी मैंने आपके लिए 5.1 में से लिया है, 5.1 अभ्यास में से लिया है। और आप जैसे देख रहे हैं छठा प्रश्न है ये। तो ये कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो पहले तो आप जानते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं की श्रेणी होती क्या है। तो अब आप पहले तो लिखेंगे 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्याएं आप जानते हैं कहाँ शुरू होती है। 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती है 100 से, क्योंकि 99 में 2 अंक होते हैं। तो 100, फिर आगे 101, फिर आगे 102, इस प्रकार से 103 और यूं चलते चलते लास्ट में आएगा 999। तो यहाँ तक होती है 3 अंकों की संख्याएं। अब आपको ये कहा कि इसमें से 7 से विभाज्य अंकों की अपने को श्रेणी लेनी है। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की श्रेणी। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की श्रेणी बनाएंगे आप। तो आप ध्यान रखें बच्चों कि आप जानते हैं कि 14 7 98 100 से कम होता है। तो 15 7 105 यानी 7 का भाग देने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपके पास, वो हो गई आपके पास 105। यानी 15 7 105, फिर 16 7 112, फिर 17 7 119 और इस प्रकार से ये संख्या हमें प्राप्त होगी। अब हमें जो है वो लास्ट संख्या क्या होगी वो भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक बहुत साधारण सा तरीका है, उसको आप गौर से सीखें। तो ये अंतिम अंक जानने की, जो अंतिम संख्या जानने की विधि आप ध्यान से देख लें कि आपके पास जो 3 अंकों की अंतिम संख्या होती है 999। आप 999 में क्या करें, 7 का भाग दें तो आपके पास 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, ये 5 शेषफल आप 999 में से घटा दें तो अर्थात 994 जो होगा वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या एपी मिल गई और अंतिम पद भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से आराम से जो संख्या ज्ञात कर सकते हैं, एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एक एक करके हम देखते हैं कि हमारे पास ए कितना हो गया। तो ए प्रथम पद होता है वो हमारे पास 105 हो गया। और डी आप जानते हैं क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो वो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो वो आपके पास आ गया 7, क्योंकि अंतर 7 है इनका। और एनवां पद आपके पास जो अंतिम पद आपके पास क्या आ गया, यानी ये अंतिम पद जिसको हम कहते हैं अंतिम पद। और अंतिम पद को हम एन नाम देते हैं, वो आपके पास कितना है 994। तो अब पद वाला सूत्र लगा दें आप। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 994। अब आप इसमें एक एक करके आप a और d का मान रख दें। तो a आपके पास है 105 प्लस n आपको ज्ञात करना है और d आपके पास है 7 बराबर 994। तो हमने जो पिछले प्रश्न में जैसे देखा था कि ये पद पहले ले जाकर के इधर घटाना पड़ता है। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से आप क्या घटा देंगे, 105। तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 बराबर घटाएंगे तो पहले तो ये आएंगे आपके पास 889 और ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा। तो जब हम भाग देंगे तो ये आपके पास 7 1 7 और 7 दूनी 14 और 7 7 कितना हो गया 49। इस प्रकार से n माइनस 1 का मान आपके पास आ गया 127। तो इस प्रकार से n बराबर आ गया 127 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 128। अर्थात 128 संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकों की जो किससे 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे प्रश्न और भी बन सकते हैं। आपको ये भी कहा जा सकता है कि 5 अंकों से विभाजित संख्या कितनी होगी। तो इसी प्रकार से हम उनको एपी बना लेते हैं और अंतिम संख्या इस प्रकार ज्ञात करके एनवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इन 2 प्रश्नों को मैंने 5वीं प्रश्नावली में से आपके लिए छांटा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। आप जरूर करें इनको ध्यान से। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न जो है बच्चों, ये है 10वीं प्रश्नावली से, 10.1 से मैंने लिया है और 10.1 का ये 7वां प्रश्न है। तो ये प्रश्न और एक इसके ठीक पहले वाला प्रश्न जो छठा प्रश्न है, दोनों सेम ही है।
और उसमें क्या होता है कि एक ही आधार पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है, एक ऊपर बनता है एक नीचे बनता है, इसमें दोनों एक ही तरफ दे रखें। तो इन दोनों प्रश्नों करने की बिल्कुल प्रक्रिया एक जैसी है। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए हल करता हूँ, तो आप ध्यान से देखें इसको, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका छठा प्रश्न है वो भी आप इसकी सहायता से करने की हल करना कोशिश करना। तो आप इसमें जो आपको दे रखा है कि ये जो उपनिष्ठ आधार है इसका, ये जो QR है, ठीक है, ये QR आधार पर जो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है वो है SQR, और दूसरा जो बनता है वो है PQR। इनमें क्या दे रखा है, ये SQ बराबर किसके SR है, और PQ बराबर क्या है PR है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये त्रिभुज बनता है जो SQP और SRP को लेंगे। तो हम लेंगे त्रिभुज, पहले लेंगे त्रिभुज SQP व त्रिभुज कौन सा लेंगे SRP में। हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास प्रमाण है इनको सर्वांग सम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास SQ जो है वो किसके बराबर है, SR के बराबर ये आपको दिया है। चूंकि ये दिया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या है, चूंकि दिया है, इनकी भुजाएं समान दी है। और फिर आप देख सकते हैं कि PQ बराबर किसके है, PQ बराबर किसके है, PR के है। तो ये भी आपको दे रखा है, ठीक है, ये भी आपको दे रखा है। और SP जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो SP बराबर किसके हो गया, SP, ये चूंकि उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में शामिल है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, तो उभयनिष्ठ भुजा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी भुजा और ये भी भुजा और ये भी आपके पास क्या है, भुजा। तो इस प्रकार से ये कौन सा नियम बन गया, SSS, अतः SSS सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज SQP जो है वो किसके सर्वांग सम हो गया, वो हो गया त्रिभुज SRP के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो सर्वांग सम होने से आप ये लिख सकते हैं कि जिससे CPCT द्वारा, ठीक है, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो इसके द्वारा आपके पास यहाँ जो है ये कोण हमें जरूरत है इसकी, तो हम इस कोण को एक नाम दे देते हैं, यहाँ इस कोण को दो नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास कोण एक बराबर हो गया कोण दो। इस समीकरण को आप एक नाम दे दीजिए, एक। अब हम चलते हैं त्रिभुज SQM और SRM पर, ठीक है। तो हम लेते हैं त्रिभुज SQM व त्रिभुज SRM, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो SP है आपका ये वाला, तो आगे बढ़ाने पर ये M पर काटता है इसको QR को। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका QR का लंब समद्विभाजक है या लंब अर्धक है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए ये त्रिभुज लेंगे हम अभी। तो इसमें एक एक करके देखते हैं क्या प्रमाण हमारे पास है। तो पहले हम देख सकते हैं कि ये जो SQ भुजा है वो SR के बराबर है। तो SQ बराबर होगी SR। तो ये हमें पहले से पता है चूंकि ये दिया हुआ है, पहले त्रिभुज में भी अपने काम में लिया इसको। और फिर हम देखते हैं कि कोण एक बराबर हमने कोण दो सिद्ध किया है, क्योंकि हमने पूर्व में सिद्ध किया है, पूर्व में सिद्ध किया है, आप ऐसा लिख सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि इनकी ये जो भुजा है SM, ये जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो SM बराबर हो गया SM। तो इसके लिए कारण आप लिखेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, ये दोनों में शामिल है। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो बच्चों, ये भुजा हो गई और ये आपके पास कोण हो गया यहाँ पर, और ये फिर क्या होगी, भुजा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कौन सा नियम बन गया। तो अतः SAS सर्वांग समता से या SAS नियम से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज SQM जो है वो किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज SRM के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। जिससे CPCT द्वारा आप ये कह सकते हैं कि इनके संगत अवयव समान है।
तो अतः एक तो ये हो गया कि इनकी जो बची भुजा कौन सी है, ये वाली QM और MR दोनों भुजाएं जो है वो बराबर हो गई, यानी QM बराबर किसकी हो गई, वो होगी MR। तो इस प्रकार जब QM MR के बराबर हो गई तो आप ये कह सकते हैं कि अर्थात M क्या हो गया, M जो है वो QR का मध्य बिंदु है, QR का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकला हमारा मध्य बिंदु है। तो इसको आप नाम डाल दो 2। ठीक है, 2 दूसरा निष्कर्ष हम निकाल लिए हैं। अब हमें पता है कि ये कोण जो है SMQ, ये कोण SMR के बराबर होगा। ये आप यहाँ पर लिखते हैं कि कोण SMR जो है बच्चों वो किसके बराबर होगा, कोण SMQ के बराबर होगा ये वाला, क्योंकि संगत इनके कोण भी समान होंगे। तो SMQ किसके बराबर हो गया, SMR के बराबर हो गया। परंतु आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों कोण तो जो है वो एक सरल रेखा पर बनते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि परंतु कोण SMR प्लस कोण SMQ जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। कारण इसका क्या बताएंगे, क्योंकि रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है। ठीक है, रेखिक युग्म कोण है ये, इसलिए इनका योग 180 है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर हैं और दोनों का योग 180 है तो फिर ये क्या हो गए, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि SMR बराबर SMQ कोण जो है दोनों वो हो गए 180/2, दोनों बराबर हो गए। तो दोनों हो गए 90 डिग्री के। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि SM जो है वो लंब हो गया किस पर, QR पर। तो ये परिणाम 3 आप अपने नाम रख सकते हैं इसका। तो इस प्रकार आप देखें कि ये लंब भी हो गया और M चूंकि मध्य बिंदु है तो आप ये कह सकते हैं कि परिणाम 2 और 3 से स्पष्ट है। परिणाम 2 व 3 से स्पष्ट है कि, ठीक है, 2 व 3 से स्पष्ट है कि SP यानी SP जो SM का ही भाग है, यानी SP QR का लंब अर्धक है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, साथ में मध्य बिंदु पर लंब बनाता है। तो लंब अर्धक है, यानी इसको 2 समान भागों में बांटता है, साथ में इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बिल्कुल आसानी से देखो हल कर लिया हमने। तो बिल्कुल ऐसे ही आप छठा प्रश्न भी कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, तो आप इनको गौर से करें, और ज़्यादा नहीं कर सके तो आप कम से कम इन प्रश्नावलियों में से जो मैंने चुनिंदा प्रश्न आपके लिए हल किए हैं ये तो आप जरूर करें। अब देखते हैं, चलते हैं 17वें प्रश्न पर। तो यहाँ पर ये जो 17, 18, 19, 20 और 21 ये प्रश्न मैंने जो आपके लिए महत्वपूर्ण लिए हैं ये है प्रमेय। ठीक है, तो ये प्रमेय आप देख सकते हैं कि ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, यानी जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, और एक इसका विलोम हो गया, और एक ये जो 12.8 प्रमेय है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतित कोण परिधि पर अंतित कोण का दुगुना होता है, ये वाली प्रमेय। और ये 13वीं प्रश्नावली की जो 13.1 है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं, ये वाली एक ये जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। तो ये जो है बच्चों मैंने यहाँ पर जो है वो प्रमेय इस पहली 13.1 की जो है वो विलोम प्रमेय यहाँ पेस्ट कर दिए। तो आप यहाँ पर नोट कर लें कि यहाँ पर जो 13.3 प्रमेय है, ठीक है, 13.3 वाली प्रमेय जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। ये वाली प्रमेय ये आप कट कर देंगे, इस प्रकार से ये प्रमेय रखेंगे। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, ये प्रमेय जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 5 प्रमेय जो है वो आप गौर से करें। ये आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके, चूंकि हर प्रश्नावली की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है,
आप 11वीं प्रश्नावली में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये आधारभूत प्रमेय सबसे पहले मिल जाएगी आपको, और इसका विलोम भी उसके साथ ही मिल जाएगा उसी वीडियो में। और 12.8 प्रमेय भी आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे 12वीं प्रश्नावली की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ मिल जाएगी। और 13वीं प्रश्नावली के जो 2 वीडियो बनाए हूँ, तो उसमें पहले वीडियो में मैंने जो है वो ये स्पर्श रेखाएं 2 प्रमेय जो तीनों वो मैंने हल किया आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जा करके और यहाँ से ये तीनों प्रमेय जो अच्छी तरह करें। और तो ये 5 प्रमेय मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए, तो आप मानकर चलिए निश्चित रूप से जो है इनमें से ही आएगी। और ये काफ़ी आसान भी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। वैसे तो प्रमेय बहुत हैं, लेकिन ये 5 प्रमेय जो आप जरूर करें और इनको 2-3 बार अच्छी तरह देखें, ठीक है। तो इनको हल करें आप, और ये प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से ही आएगी। तो ये मैं इनको आप दोबारा आपके लिए हल नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा करके और वहाँ से आप इनको देखें दोबारा, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा समय लग जाएगा यदि इन प्रमेयों को हल करते हैं। तो अपने 20 प्रश्न लेने में 40 प्रश्न लेने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए इनको हल नहीं किया। तो ये आप प्रमेय वहाँ से देखें। अब देखते हैं कि हम 21 प्रश्नों तक पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22वां क्या है। तो ये यहाँ जो 22वां प्रश्न मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है आपकी 11वीं प्रश्नावली में से, ठीक है। तो ये 11वीं प्रश्नावली का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न अपने 11वीं प्रश्नावली में से और लेंगे, तो इन 2 प्रश्नों को मैं बहुत महत्वपूर्ण मान के चलता हूँ, तो आप भी इनको जरूर सीखें। तो ये जो है वो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पर आधारित ही प्रश्न है। तो इसमें आपको ये कहा है कि ये आप पहले देख सकते हैं कि ये DE आपको या BC के समांतर बताएं। तो हम पहले यहीं से शुरू करेंगे। तो हम DE BC के समांतर हम त्रिभुज ले सकते हैं ABC। तो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में। चूंकि DE किसके समांतर है बच्चों, ये समांतर है BC के, ठीक है। तो जब DE BC के समांतर है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, और आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या होते हैं, जो समांतर रेखा के द्वारा जो अंतःखंड बनते हैं, जैसे ये DE के द्वारा जो अंतःखंड बनते हैं AD और DB, ये क्या हो जाते हैं, AE और EC के समानुपाती हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ से देख सकते हैं कि इसलिए AD बटे क्या हो गया, DB आपके पास हो गया, AD बटे DB हो गया आपके पास AE बटे AC, AE बटे EC, ठीक है। तो आप इसको क्या रख दें, समीकरण 1 नाम रख दें इसका। और इसी प्रकार से आपको यहाँ दे रखा है कि चूंकि CD जो है आप देख सकते हैं कि ये वाली CD जो है वो FE के समांतर है, ठीक है। तो CDFEF के समांतर है, तो हम त्रिभुज ले सकते हैं ADC। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC में। तो ADC में आप देख सकते हैं कि चूंकि EF जो है इसकी भुजा DCD के समांतर है, यानी EF आपको समांतर दे रखी है, यहाँ पर EF लिखते हैं। EF जो आपकी किसके समांतर दे रखी है, वो CD के समांतर दे रखी है। तो आप क्या लगा सकते हैं इसमें, अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से इनके संगत खंड क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो इनके जो संगत खंड बनते हैं वो देख सकते हैं कि चूंकि EF ये है तो इसके ऊपर हो गया AF बटे FD, तो ये हो गया आपस AF बटे FD, और बराबर में आ गया देखो ये AE बटे EC। तो ये देख सकते हैं आप AE बटे क्या हो गया, EC हो गया। बिल्कुल आसानी से अंतःखंडों को हम देख सकते हैं, और इसको आप समीकरण नंबर डाल सकते हैं 2। तो ये 2 नंबर समीकरण होगी यहाँ पर आपके पास। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 के जो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये AE बटे EC यहाँ और AE बटे EC यहाँ। तो समीकरण 1 और 2 की जो राइट हैंड साइड समान है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बच्चों क्या होगी, समान होगी। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपके पास क्या परिणाम प्राप्त हो गया,
कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी AD/DB आपके पास क्या हो गया, ये जो है वो लेफ्ट वाली लेफ्ट के बराबर होगी क्योंकि राइट वाली राइट के बराबर। तो AF/ क्या हो गई, FD हो गई। अब आप क्या करें कि चूंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें ये जो AD है AF है, यानी आपके पास क्या नहीं है, DB नहीं है और FD नहीं है। तो आप क्या करें, इनको एलिमिनेट करने के लिए, विलोपित करने के लिए आप क्या करें, इसका विलोमानुपात ले लें। ठीक है, तो विलोमानुपात से विलोमानुपात लेते हैं तो क्या करते हैं, इन अनुपातों को उल्टा कर देते हैं। तो विलोमानुपात से विलोमानुपात जब लेंगे तो आप इनको क्या करें, उल्टा कर दें, यानी DB/ क्या कर दें, AD कर दें और FD/ क्या कर दें, AF कर दें, यानी इनको घुमा दें आप। अब आप क्या करें, दोनों ओर एक जोड़ दें इसमें। ठीक है, तो आप क्या करें, दोनों ओर एक जोड़ने पर, और दोनों ओर एक जोड़ करके आप हल कर दें इसको लघुत्तम लेकर के। तो दोनों ओर एक आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे DB/AD। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं DB/AD प्लस में क्या गया एक, और यहाँ पर हो गया ये FD/AD और प्लस में क्या आ गया एक। अब आप क्या करें, इसमें लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा AD। तो AD यहाँ से तो सीधा DB हो गया क्योंकि AD से AD कैंसिल हो गया, और यहाँ चूंकि बटे में कुछ नहीं है तो आप सीधा AD से गुणा कर दें तो ये आ गया पास AD, और बराबर में इसी प्रकार से यहाँ पर लघुत्तम हो गया। ये बच्चों मैंने यहाँ जो है वो गलती कर दी है, ये यहाँ पर AF लिखना था, ये यहाँ पर क्या लिखना था, AF लिखना था। तो मैं AF लिखता हूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा, यहाँ पर हो गया AF। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, AF आ जाएगा। इस प्रकार से FD प्लस में क्या आ गया, AF आ गया। ठीक है, अब आप यदि गौर से चित्र में देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो AD+DB है, तो AD+DB को आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि AD+DB ये आपके पास है AB। ठीक है, और ये AF+FD आप चित्र में देखेंगे तो AF+FD का जो इन रेखाखंडों का योग है AF+FD जो है वो आपके पास है AD। ठीक है, अब ये दोनों मान आप क्या करें, यहाँ रख दें। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं AB, तो यहाँ पर मैंने रख दिया AB, और अपॉन में आपके पास क्या है AD, और यहाँ पर हम रख सकते हैं AD, और अपॉन में आपके पास क्या है AF। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, तिरछा गुणा कर दें। तिरछा गुणा करने पर, तो तिरछा गुणा करेंगे तो देखो AD को AD से करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD² हो गया, और जब इनको गुणा करेंगे तो ये आ गया AB/AF। देखो यही आपको सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये बिल्कुल आसानी से देखो सवाल हल हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए जो है इतने प्रश्न मैंने आपको आज जो है वो 14 से लेकर के और 22 तक प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण बताए हैं। तो आप ये वीडियो लगातार देखें आप, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको ज़रूर करें। इनको 2-3 बार आप देखेंगे, और फिर एक बार भी यदि आप इनको हल करके देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आ सकते। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप वीडियो को गौर से देखें और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। पहले प्रमेय को भी देखें, और मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फ़ायदा उठाएं। और महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करने के बाद जो आपके अधिकांश प्रश्न ये आएंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। और जो बच्चे संपूर्ण मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनको संपूर्ण तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रश्न है, मैं एक औसत बच्चे के लिए, या जो बच्चे गणित में अपने आप को थोड़ा सा, जिनको गणित का डर लगता है या जो गणित में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, तो उनके लिए ये सेलेक्ट किए। तो वैसे आप अपने आप को कमज़ोर नहीं माने, मेहनत करें। और यदि आप प्रश्नों को गौर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और यदि
आप प्रश्नों को करने के बाद यदि फिर भी कहीं प्रॉब्लम रहती है आपको, तो उन प्रश्नों को जहां आप हल कर रहे हैं वहाँ जहाँ भी समस्या आती है वहाँ आप अपने शिक्षक की सहायता लें। आप यदि मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो आप मुझसे पूछें, या जहाँ भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उन शिक्षकों की आप सहायता लें। लेकिन पूरा प्रश्न पूछने की बजाय आप प्रश्न का जो भाग होता है जहाँ पर आपको समस्या आती है उस पर गौर करना चाहिए कि मुझे ये बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस पर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार से ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न ये चलते हैं। अगले कुछ प्रश्न जो अपने वो नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो तब तक नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, परीक्षा का समय आपका जो बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सभी विषयों पर ध्यान दीजिए। और गणित चूँकि थोड़ा मुश्किल विषय है, तो आप पहले ये ध्यान रखिए कि आप गणित में सुरक्षित हैं कि नहीं है। और गणित में यदि आप सुरक्षित हैं तो आप अन्य विषयों पर जो आपको अच्छे लगते हैं और जितनी मेहनत करनी है उनमें करिए। लेकिन कम से कम आप सब विषयों में इतना ज़रूर पढ़िए कि आप कम से कम उसमें पासिंग मार्क्स ला सकें। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि कुछ विषयों में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन गणित, विज्ञान या अंग्रेजी में कहीं न कहीं उनकी कमी रह जाती है, तो एक विषय कारण उनका पूरा रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसी स्थिति नहीं बनने दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह अपनी प्लानिंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप मेरे वीडियो देखिए, मेरा चैनल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।